इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो टॉपिक है उसका बेसिक्स कवर करा दिया था। और आज मैंने कोशिश की है कि उस पे अराउंड 30 एमसीक्यूज आपको लाऊं, क्योंकि मैंने कमेंट्स में देखा था कि बच्चे बोल रहे थे सर ये तो बेसिक्स तो पढ़े हैं, अब एमसीक्यूज ले आओ। तो और एमसीक्यूज में भी ये गुजारिश मतलब रिक्वेस्ट थी बच्चों की कि सर जो न्यू पैटर्न है जेकेएसएसबी का उस हिसाब से लाइएगा। तो उसी हिसाब से मैंने एक कोशिश की है, छोटी सी कोशिश की है कि आप तक वैसे क्वेश्चन लाऊं। तो आप बता देना इस सेशन के बाद कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, ताकि जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक के लिए एमसीक्यू बनाने होंगे मैं उनको मद्देनजर रखे, आपके कमेंट्स को मद्देनजर रखे उसी हिसाब से कंटेंट लाऊंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आई गेस स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन हैं। Who is considered, first question number 1, who is considered the father of modern accounting and is credited with writing the first book on double entry bookkeeping? चलो जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। वेरी गुड। तो उस बच्चों का आंसर है कि सर इसका आंसर है बी। अब इसमें बाकी नाम भी है। अब मैंने कोशिश की है, ये मैं आपको एमसीक्यू पीडीएफ दूंगा तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बिकॉज द आइडिया बिहाइंड इज कि मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप सबने बी बोल दिया तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है कि मिनिमम टाइम पे हम मैक्सिमम आउटपुट ले जाए। वो कैसे होगा? अगर मैं इतना ही बोलूंगा कि बी आंसर है तो मजा खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि ए किस लिए मशहूर था, सी किस लिए मशहूर था, डी किस लिए मशहूर था, तो कल को अगर एग्जाम में सी के बारे में कुछ पूछा जाएगा, डी के बारे में कुछ पूछा जाएगा, ए के बारे में कुछ पूछा जाएगा, तो आपको उससे क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगी। बट उसमें मैं टाइम जाया नहीं करूंगा, उसमें हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं जल्दी में जाएंगे, ठीक है, उस पर ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज बी। लूशा पटोली जो है उसने डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट कर दिया और उसी की वजह से उसका नाम है फादर ऑफ अकाउंटिंग। और उसने पहली बुक जो लिखी थी वो 1494 में लिखी थी। जोसिया वेटगुड को नहीं माना जाता बिकॉज ही वॉज द वन जिसने कॉस्ट अकाउंटिंग यूज की थी। अकाउंटिंग पर से जो हम बोलते हैं फाइनेंस अकाउंटिंग, वो उसने यूज स्टार्ट नहीं किया था। तो मॉडर्न अकाउंटिंग का वो फादर नहीं है, उसने कॉस्ट अकाउंटिंग का वो पहला बंदा था यूज करता है। सिमिलरली आर लिकर्ड के बारे में, क्या था, उसने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है वो वाला कॉन्सेप्ट जो है उसका वैल्यूएशन उसने बता दिया था। तो उसने उसका पहला मॉडल दिया था वैल्यूएशन का आर लिकर्ड ने। बट अगेन जहां तक मॉडर्न अकाउंट की बात की, द आंसर इज बी पार्ट। सिमिलरली विलियम डेलॉइट जो था, डेलॉइट आपको पता होगा जो बिग फोर है उसमें डेलॉइट एक टॉप 4 में आती है। वो विलियम डेलॉइट एक बंदा था जिसने ये प्रोफेशनल अकाउंटिंग फर्म स्टार्ट कर दी थी 1845 में, बट उसने मॉडर्न अकाउंटिंग इन्वेंट नहीं की। अब बताओ कैसा क्वेश्चन लगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलो बहुत अच्छा। चलो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, which ancient civilization began placing special clay tokens in sealed clay envelopes around 4000 BC to keep them safe from tampering or loss? Egyptians. कोई और ऑप्शन? देखो कुछ क्वेश्चन आपको पहले लेक्चर में लगेंगे कि यार इतने बोरिंग है या ये नहीं आ सकते। आई एग्री विद यू, बट द पॉइंट इज कि ये टॉपिक है ऐसा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो आगे आगे जितना देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत रिलेवेंट दिखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है सुमेरियंस। इसका करेक्ट आंसर जो है सुमेरियंस जो थे अराउंड 4000 बीसी में उन्होंने ये क्ले के टोकन जो थे सील्ड क्ले एनवेलप्स में रखने स्टार्ट कर दिए थे। चलो अब एक तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन चाहिए। इसमें अनफॉर्चुनेटली ये चीज हो गया कि कुछ एक ऑप्शन नीचे आ गया। चलो फिर भी हम स्टेटमेंट वाइज पढ़ने की कोशिश करते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसमें आया नहीं है पीपीटी में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने ये पीपीटी एआई के थ्रू बना दी। 2 क्वेश्चन मैंने खुद से बना दिए थे। चलो आप लोग आराम से पढ़ो, आप लोग आराम से पढ़ो, मतलब म्यूट करके पढ़ो और लास्ट में आंसर बता दो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बेसिक डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता है अकाउंटिंग का डेफिनेशन आपको अब याद करना है क्या, इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, सब कुछ। चलो पहला पॉइंट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर। स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट? द आंसर इज यस। स्टेटमेंट 1 ठीक है। स्टेटमेंट 2, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स बाय फर्स्ट समराइजिंग द इवेंट्स इन ट्रायल बैलेंस। तो बी पार्ट जो है, जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है सर। अरे बच्चे तो इतने तेज है, मैं पहुंच ही नहीं रहा हूँ आगे स्टेटमेंट 3 पे, वो आंसर भी बता दिए, बहुत अच्छा। इवेंट्स दैट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स और नॉट रिकॉर्डेड फॉर रिकॉर्डिंग, वेरी मच ट्रू। द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग इज डन इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, वेरी मच ट्रू। सो मेरे हिसाब से 1
3 and 4 आर करेक्ट। और बच्चों ने बिल्कुल सही बोला कि सर इसका करेक्ट आंसर बी पार्ट। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? चलो, किसी को कोई डाउट होगा तो टोक लेना, नहीं तो आगे सर चलते हैं। क्वेश्चन एक था सर। सर डाउट एक था सर। बताओ भाई। सर जो ये एमसीक्यूज है ना, स्टेटमेंट बेस्ड, हाँ हाँ इस टाइम हम मतलब लाइव में ये देख रहे हो और कर रहे हैं सालों। सर ये हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे ताकि फिर हम इनको रिवाइज हाँ करें हाँ, आगे यही तो मैंने आगे सेशन से पहले यही बात बताई थी कि आप अगर सब कुछ ओके आ रहा तो मैं रिकॉर्डिंग बटन दबाऊंगा। मेरी उम्मीद है कि वो रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरे साथ कल भी ये हुआ, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, लास्ट में देखा अरे वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। आई फील वो रिकॉर्ड हो रहा है अभी। तो खुश रहो खुदा कमो ब्रोकन। सर लगता ठीक है। है सर ये MCQ वीडियो दिख अवेलेबल रहे कहाँ पे होगी? यूट्यूब पे होगी कि नहीं? हाँ भाई, यूट्यूब पर ही होता है। अगर आपने टेलीग्राम से भी ज्वाइन किया होगा वो पता होगा, यूट्यूब चैनल है हमारा। क्वेश्चन जो है ना रिलेवेंट पूछे ना इससे। चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द रूट कॉज ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम कीवर्डशिप अकाउंटिंग। कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच ऑफ द फॉलोइंग? MCQ दिख नहीं रहे। क्या नहीं दिख रहा है दोस्त? दिख रहा है स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। आई होप स्क्रीन दिख रही है। कोई बच्चा बोला स्क्रीन नहीं दिख रही है, बट मुझे लग रहा है बच्चे आंसर बता पाए तो उनको स्क्रीन दिख रही है। द करेक्ट आंसर इज स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। जो रूट कॉज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो है कि भाई आज की डेट में या जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो ओनर है वो खुद बुक्स तो नहीं बनाता है, तो जो मैनेजर्स हु आर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नीड टू फॉलो द कांसेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप। उनको उनके ऊपर एक ट्रस्ट है कि भाई उनको जो बुक्स बनानी है वो विदाउट बायस बनानी है, रिलायबल बनानी है, और ऐसी जो हम पढ़ते हैं फिर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो क्वालिटी कैरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो सब कुछ बदल है। तो उसका आंसर है, करेक्ट आंसर है स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। ठीक है ना? तो थोड़ा मैंने जस्टिफिकेशन भी दे दिया है, ए क्यों करेक्ट है, मतलब सी क्यों इसमें करेक्ट है, बाकी क्यों नहीं है। बट इसके लिए जब मैं आपको ये वेबसाइट पे डाल दूंगा तो आप वहां पे ट्राई करोगे, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझोगे तो आपका पूरा जो है वो कवर हो जाएगा। मैं ज्यादा टाइम उस पर जाया नहीं सर। करूंगा। इनकी पीडीएफ होगी सर, क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी अवेलेबल? दोस्त मेरा अभी जो ध्यान में आ रहा है, पहले तो ये वीडियो एज इट इज यूट्यूब पे आएगा। दूसरा, अगर आपको पता होगा हमारी वेबसाइट है estclasses.com, वहां पे एक टैब है हमारा MCQs करके, तो मैं उसी में सोच रहा हूँ इसको डालूंगा। फिर मैं तवकीर सर को बताऊंगा, वो टेक से भी है, तो मैं तवकीर सर को ये वर्ड फाइल एज इट इज देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कुछ इस तरह से आएगा। आपको वहां पे आएगा प्रैक्टिस MCQs, देन आएगा फाइनेंस अकाउंटिंग एग्जाम, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, उसमें फिर टॉपिक वाइज आएगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वहां पे आपको ये MCQ टाइप दिखेगा। ठीक है सर। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी मेजरिंग यूनिट यूज्ड फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन इंडियन फाइनेंशियल अकाउंटिंग? इंडिया में जब हम अकाउंटिंग करते हैं मेजरिंग यूनिट यूजुअली क्या होता है? आई होप आवाज क्लियर है। दोबारा पढ़ना, मुझे आज बहुत ताने सुनने पड़े बच्चों से कि जिनकी बोलिए डिमोशन माइक मुश्किल। 2 महीने पीछे तक माइक लाया था, कल वाले वीडियो में भी था। सर ये जो बोले ना ये आंसर है बीच में, इनको प्लीज बोलो आप चुप करके बैठो, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनको बोलो माइक, अगर आंसर इनको पता है तो ये चैट में जवाब दे, ना कि यहाँ पर ऐसे डिस्टर्ब होता है। जी सर, और क्वेश्चन भी नहीं मतलब पढ़ने देते हैं, मतलब अगर टाइम भी लगेगा 1 मिनट, लेकिन इन द मिनट क्वेश्चन आंसर दे देते हैं, इसकी इंसान पैनिक हो जाता है। अगर किसी को पता है तो वो थोड़ा सा होल्ड करके अपने पे आंसर रखे, और मैं थोड़ा सा मतलब 30 सेकंड्स देने की कोशिश करूंगा। 30 सेकंड्स के बाद आप लोग आंसर बता देना, ठीक है ना दोस्तों? जिसको पता है एटलीस्ट 30 सेकंड तो वेट कर ले, ठीक है ना? देखो, हमें सबको साथ लेके चलना। मुझे कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हम तो 6 साल से ये पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं डायरेक्टली कॉस्ट अकाउंटिंग आ रहे, टैक्सेस आ रहे? बिल्कुल सही बात है कि आपने सब कुछ पढ़ा है, बट मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मुझे सबको साथ लेके चलना है। तो कोई बच्चा होगा जो अभी पहली बार फाइनेंस के लिए पढ़ रहा है, तो हमने सबको साथ लेके चलना है, ठीक है ना? बाकी अल्लाह के हाथ में जिसकी सिलेक्शन होनी है, बट ठीक है, सबको टाइम दे दो, पॉज डाउन, अपने पास आंसर रख लो, तब तक बाकी चीजों और फोकस करो, ये क्या होता है वो क्या होता है, ठीक है ना? चलो, तो अब आगे इसमें ज्यादा मुश्किल तो रहा नहीं। इंडिया में जब मेजरमेंट की बात होती है, यूजुअली इंडिया में व्हाट वी कॉल एज फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी, ये सब INR ही है। तो सब लोग आप देखोगे इंडियन कंपनीज वो जो अपने रिजल्ट्स देते हैं वो रुपीज में ही देते हैं। चलो पढ़ लेना, 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड के बाद आंसर दे देना। मैं तब तक क्वेश्चन पढ़ता हूं सबके लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे मैं रोकूंगा, आंसर नहीं बताना कोई।
बट मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले लास्ट में देखा करो वो बता क्या रहा है। पूरा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आपको अब क्वेश्चन पढ़ना है उस एंगल से। आप पहले देखो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फिर दिमाग में सोचा अच्छा ये 3 करेक्ट है, अरे वो तो इनकरेक्ट के बारे में बात कर रहा है ना। तो पहले ये देखा करो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से बताया करो। द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। Ascertaining profit requires comparing total revenue with matched expenses. A proper record of resources owned by the business represents its liabilities. Accounting communicates the financial results to internal and external users. आपका 30 सेकंड का टाइम खत्म हो गया। अब आप सही आंसर दे सकते हो। यहाँ पे मैं फास्टर फिंगर अलाउ कर लेता हूँ। आपने कमेंट में बोलना, कमेंट में बोल दो। आपने वॉइस चैट में बता देना, वॉइस चैट में बता दो। आप किसी भी तरीके से बता सकते हो दोस्तों, जल्दी बताओ। सी पार्ट क्वेश्चन बोल रहा था इनकरेक्ट क्या है, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। जिसको कमेंट में भी लिखना होगा, मैं थोड़ा सा इसको साइड में चला लेता हूँ। ये जो मैंने चैट खोल दिया, ये किसी को स्क्रीन में दिख तो नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है ना? किसी को इससे दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है, तो मैंने चैट भी रखा खोल के, ताकि मुझे आइडिया मिलेगा कि बच्चे कुछ पूछ रहे हैं। आई होप इसकी वजह से किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहे। और आपने बिल्कुल सही बोला कि जो बात हो रही है रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस, वो तो एसेट होते हैं, वो तो लाइबिलिटी नहीं होता है ना? यस सर। चलो देखो एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लेना, मैं शेयर कर दूंगा इसको वेबसाइट पे, ताकि आपका और इससे प्रिपरेशन हो जाएगा। Which of the following branch of accounting deals exclusively with the preparation of general purpose statements? General purpose statements हमारे ये होते हैं P&L, बैलेंस शीट, इनको जनरल पर्पस to provide information to interested groups like creditors, banks and shareholders. Number A, cost accounting. Number B, management accounting. Number C, financial accounting. And number D, social responsibility accounting. वो स्टेटमेंट्स, जनरल पर्पस स्टेटमेंट्स, जो उन लोगों को इंफॉर्मेशन दे दे जो क्रेडिटर्स है, बैंक्स है, शेयर होल्डर्स, वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं? 30 सेकंड्स हो गए, आप आंसर दे सकते हो। सी पार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर इसका करेक्ट आंसर जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग अपना कंपनी बनाती है ये जानने के लिए कि उनके प्रोडक्ट्स की कितनी कॉस्ट आ रही है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अपनी एमआईएस पर्पस से जानती है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, आप ये बता दो कि आपने एनवायरनमेंट के लिए क्या किया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द स्टेटमेंट्स जो यूज करते हैं क्रेडिटर्स, बैंक, शेयर होल्डर्स टू मेक द डिसीजन रिलेवेंट फॉर देम। बहुत सही, अभी तक मुझे लगता है सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टू मेजर रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट में जो हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो इनमें से कौन है जो यूजुअली हम नहीं बनाते हैं? ए पार्ट। बहुत अच्छा सर। ये जो स्टेटमेंट ऑफ सोशल कॉस्ट है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेजर रिपोर्ट पर से है ही नहीं। आप P&L बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब बैलेंस शीट बनाते हो। यहाँ कंफ्यूजन के लिए मैंने डाला था बैलेंस शीट, पोजीशन स्टेटमेंट, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, वो आपको आता है। बहुत अच्छा। चलो अब आते हैं, देखो ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें एमसीक्यूज बनाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत ही थ्योरेटिकल है और बहुत ही छोटा टॉपिक है। स्टिल कोशिश की है मैंने कि आपके लिए बना दूं क्वेश्चन और एक मोमेंटम सा हमारा लिए बन जाए। चलो अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। चलो देखते हैं। रिलायबिलिटी हम पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कल के लेक्चर में भी मैंने वो बता दिया था। उसमें आता है रिलायबिलिटी, आता है रेलेवेंस, आता है कंपेरेबिलिटी, आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, आता है। अब बोलता है रिलायबिलिटी क्या है। जो बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, मीन्स द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। यार वो इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसपे आप भरोसा कर सको, जो फ्री फ्रॉम बायस हो। तो अभी बोलता है apparently it makes sense, it seems a correct statement. स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? टू एंश्योर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को एंश्योर करने के लिए द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड मस्ट बी क्रेडिबल, वेरीफाइबल एंड बी न्यूट्रल एंड फेथफुल। क्या लगता है आपको? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 एक्सप्लेन्स 1।
यस सर। वो पहले ये बताओ दोनों करेक्ट है क्या? द आंसर इज यस। यस। तो सी और डी तो उधर ही कट जाएगा। अब बचा क्या 2-1 की एक्सप्लेनेशन है। जी सर। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी डाला था, आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, लास्ट में मैंने एक टैब भी डाला था कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले टॉपिक्स को कैसे हैंडल करना है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी वेबसाइट पे जाओ, प्रिपरेशन करके मैंने उसमें टैब डाला हुआ, मैं इस लेक्चर के बाद दिखाऊंगा, वहां पे इसके बारे में पढ़ना कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं, वहां पे मैंने समझा दिया। अपरेंटली यस, द बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड 2 x + 1, सो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर इज ए। चलो आगे जाते हैं। फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू बी सर। यस दोस्त। सर आप पहला, इससे पहले जो स्लाइड था वो फिर से प्ले कर सकते हैं एक्सप्लेन के लिए? इसका आंसर की क्वेश्चन सर। स्क्रीनशॉट तुला तो भेज के जरूरत नहीं सर, उसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूजन सा था। हाँ आराम से। सर इसमें रिलायबिलिटी मींस द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। अगर सर हम इसमें देखते हैं कि रिलायबिलिटी जो एक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलायबिलिटी शो करता है टुवर्ड्स इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज जो भी स्टेक होल्डर्स है। दूसरा है सर कि क्या ये रिलायबल है ऐसे, अगर ये रिलायबल है हमारा कोई, जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इज इट रिलायबल इनफ कि ये एक्चुअल फिगर्स शो करती है? दैट मीन्स की रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट या रिलायबिलिटी ऑफ व्हाट वी कॉल स्टेटमेंट। दूसरा होता है कि इज इट दैट लेवल कि जो इसको देख रहा है, जो इसका एक्चुअल स्टेक होल्डर है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि मीन्स द यूजर, सो इसमें पहले ही यूजर का यूज हुआ है। जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं, वहां पे रिलायबिलिटी को हम ऐसे भी रिलेट करते हैं कि दे मस्ट बी रिलायबल, जो कि एक्चुअल फिगर्स हमारे बिजनेस के शो करे। थोड़ा सा सर मुझे लगा, विथ रेस्पेक्ट कोई ये नहीं है, मैं भी स्टूडेंट हूँ सर इसका, सो आई हैव बीन वाचिंग योर ऑल द प्ले लिस्ट जो आपने फिर रिवाइज्ड भी चढ़ाए थे, तो इसमें सर मुझे वो डाउट लगा थोड़ा सा, ये डिलेमा में डाल रहा है। डाउट क्या लगा मैं समझा नहीं ऑनेस्टली। रिलायबिलिटी मींस यूजर्स, जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं। नहीं रिलायबिलिटी मींस, आप यहाँ पे ना इन्वर्टेड कॉमा डाल दो, मींस के बाद इन्वर्टेड कॉमा डाल दो। रिलायबिलिटी मींस द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। डन हो गया सर। इसमें वहां से ड्युअलिटी निकल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें। अरे ग्रामेटिकल मिस्टेक, पार्डन प्लीज यार, मैं बहुत कम टाइम निकाल दिया हूँ क्वेश्चन बनाने के लिए। थैंकफुल टू यू सर। तो जहाँ पे मेरे पास ऑनेस्टली बहुत कम टाइम है, बस ठीक है। आई गॉट कि आपको क्यों कंफ्यूजन हुआ था, बट आई होप वो क्लियर हो जाएगा ना दोस्त। इंशाल्लाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू बी कंसिडर्ड रेलिवेंट, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है ना बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। हम भी जब सीए पढ़ते थे हमने इसको डिटेल में पढ़ा ही नहीं था कभी, बट ठीक है अब ऐसे भी कुछ भी पूछा है हम भी तैयार हो जाएंगे अपने एंड पे। फॉर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू बी कंसिडर्ड रिलेवेंट इट मस्ट पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। अब रिलेवेंसी की बात आई है, रिलायबिलिटी में क्या था, आपको ये सोचना चाहिए भाई इसके ना ऊपर मैं सोच रहा था कल, बस थोड़ा सा टाइम मुझे मैं ना एक स्लाइड डाल देता हूँ टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे दोनों पे डाल दूंगा इनफैक्ट जब भी टाइम मिलेगा। मतलब एक जिसको बोलते ना कुछ ऐसा डाल दूं निमोनिक्स कि आपको याद रहेगा कि भाई ऐसा रिलायबिलिटी का मतलब यह होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बाइस होना चाहिए, इस तरह से मैं कुछ डालता है। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट, मतलब इन टाइम, जिससे आप डिसीजन लो। ऐसा ना कि आपको जैसे बताओ जो इररिलेवेंट हो मेरे लिए, वो बताओ ना जो मेरे लिए रिलेवेंट हो, और उस टाइम में बताओ कि जब मैं उससे फायदा ले लूं। For accounting information to be considered relevant, it must possess which of the following characteristics? It must use a common unit of measurement. It must be available in time. It must be available in time. Helps me predictional feedback and influences. जब चैट बंद करना पड़ेगा। And influences usual decisions. तो the correct answer is, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे से स्टेटमेंट में वैसा नहीं है ना, चारों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, और मैंने वो ऑप्शन नहीं नीचे नहीं ना 1 2 3, तो सीधे पता है कि भाई डायरेक्टली 4 में से एक सेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो द आंसर इज बी, इट मस्ट बी रिलेवेंट। आपको याद रखना है भाई, ऐसा ना हो कि पुरानी इंफॉर्मेशन हो, विद इन टाइम वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिले। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो वो बिल्कुल टोक लेना, अदरवाइज आई एज्यूम कि सब कुछ ठीक जा रहा है। अभी हम 11 पे पूछे, हमें 30 तक पूछना है, मुझे भी सोना भी है, सुबह उठना भी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आपने पढ़ा था कल इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग में द कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग फेज आता है बुक कीपिंग, उसके बाद फिर अकाउंटिंग में समराइजेशन और सब कुछ स्टार्ट होता है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या है इनकरेक्ट, कौन कौन सा स्टेटमेंट है?
बताओ जल्दी देखो। बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर, इज इट सो? बुक कीपिंग इज नॉट एनालिटिकल, ये तो गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन द बुक कीपिंग प्रोसेस, ये भी गलत है। मैनेजरियल डिसीजंस कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग, ये भी गलत है। अकाउंटिंग इज द सेकंड स्टेज which begins, मुझे चैट बंद करना पड़ेगा। Why the book quote is correct but we have to say the incorrect. So 1, 2, 3 are the incorrect options. So the answer is B. B part. ठीक है। Which specific branch of accounting, which specific, अब पता है अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये पढ़ा था हमने कल। ठीक है। Which specific branch of accounting emerged due to the following awareness of environmental degradation and the necessity for the corporate sector to compensate for the byproducts of their economic activities. जो corporate environment के assets use करते हैं, resources use करते हैं, इसको pollute करते हैं, water pollution, air pollution, सॉइल पोल्यूशन, ये सब कुछ कर लेते हैं, तो इनको करना चाहिए कुछ सोसाइटी के लिए। ये किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ने दे दिया? डी पार्ट। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इंडिया में भी आप देखते हो कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट अभी आ गया है, बीएसआर रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा सेक्शन है, सेक्शन 135। तो ये किस लिए आया? बिकॉज वो एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हो, आप एनवायरमेंट में कुछ ले रहे हो, तो यू नीड टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी। तो द कंसेप्ट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई डाउट दोस्त? नो सर। आपको बोलना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द नेसेसरी डाटा फॉर accounting. Make sense? Seems correct? Yes, sir. Bookkeeping provides the necessary data for accounting. Yes. Bookkeeping is the summarizing phase of accounting system. नहीं यार, ये मजा नहीं आ रहा है पढ़ के। Bookkeeping थोड़ी summarizing phase है। तो 1 is correct, 2 is incorrect. तो कोई ऑप्शन ऐसा आ रहा है? C part is. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. I hope सबको क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। Question number 14. If a business uses different methods of measuring depreciation every consecutive year, एक बिजनेस है वो डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड यूज कर रहा है। एक साल WDV कर रहा है, अगले साल SLM कर रहा है, तीसरे साल प्रोडक्शन यूनिट मेथड कर रहा है। अरे रुक जा भाई, कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो कर दे। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्राइमरी वायलेटेड? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आपके जो है उसमें से कौन सा जो है वायलेट हो रहा है? पार्ट सर। कंपेरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन a consistent manner so that the users will be able to compare the business in different years as well as with the peers, इंडस्ट्री के साथ भी और अपने दूसरे सालों के साथ भी। उसके लिए जरूरी है आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंसी फॉलो करो। एक साल WDV करोगे, अगले साल SLM करोगे, अगले साल कुछ और करोगे, ये नहीं चलेगा भाई। इस साल ठीक लगा तो ये किया, इस साल लगा नहीं तो हम रेवेन्यू में डालेंगे, इस साल लगा के प्रॉफिट कम है तो कैपिटलाइज करेंगे, ये नहीं चलेगा दोस्तों। यू नीड टू फॉलो द कंसिस्टेंसी। और अगर आप ऐसा नहीं करो, जो कंपेरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक है वो आप वायलेट कर रहे हो। आई होप आपको क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे बता देना, यूट्यूब के कमेंट्स में बता देना। यहाँ चैनल में अभी मुझे चैट बंद करना पड़ रहा है मेरे लिए, ताकि जो है मैं क्वेश्चन को पूरा देख पाऊँ। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? इसको बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। लेंडर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, सप्लायर। लेंडर इज एक्सटर्नल, गवर्नमेंट इज एक्सटर्नल, सप्लायर बचा एम्प्लॉय। तो इन चार में तो मोटा मोटी एम्प्लॉय आता है। कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाती है एम्प्लॉय के बारे में, कोई बोलता है एम्प्लॉय एक्सटर्नल है, बट देखो यहाँ पे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, यहाँ पे तो एम्प्लॉय ही ऑप्शन बचता है, इंटरनल है। तो यूजुअली एम्प्लॉयज आर कंसिडर्ड एज इंटरनल ओनली, क्योंकि मैं अगर किसी कंपनी में जॉब करता हूँ तो मैं उसका यूजुअली इंटरनल यूजर हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये रिलेवेंट रहता है कि भाई कंपनी टिकेगी नहीं टिकेगी, मेरा बोनस आएगा नहीं आएगा, है ना। तो उस तरह से आई एम द इंटरनल यूजर। वी कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल अगर हम थर्ड पार्टी के थ्रू काम कर रहे हैं, वहां पे लेबर यूनियन के थ्रू काम कर रहे हैं, यूनियन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हमारी है,
उसमें एक्सटर्नल माना जाता है। बट देखो ऐसे क्वेश्चन में तो डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो आंख बंद करके इंटरनल बोलना है। यहाँ पे जेके एसएसबी के साथ लगना नहीं है कि एम्प्लॉय तो एक्सटर्नल होता है, ये क्वेश्चन ही गलत है, नहीं। आपको कभी कभी ऐसा भी देखना है कि उन ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, और एसएसबी इज दैट बोर्ड जिससे आप ये एम्बिग्यूटीज को एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि तुमचे मेरे हिसाब से तुम पागल, अगर तुमसे पूछूंगा रिलेक्शन तो मेरे हिसाब से वो सब पागल है, ना अहल है, मिल भी 20 रुपये वर्थ, मना 20 रुपये वर्थ, मगर इट इज गलत, पाको ब्रोकन, ठीक है। Which of the following statements are correct? करेक्ट बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन तो पहला स्टेप होता है, आई गेस, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन एंड द मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। कि भाई जब मुझे अकाउंटिंग करनी है तो आइडेंटिफाई करूंगा और मेजर करूंगा ना, कि मैं इनको मेजर कर सकता हूँ नहीं करूंगा। तो मुझे बोलता है विच कैन बी मेजर्ड इन मोनेटरी टर्म्स, उनकी अकाउंटिंग करनी है। तो सारे इवेंट्स हो रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, जो जो मोनेटरी टर्म में मेजर कर सकता हूँ उसी की अकाउंटिंग करनी है। उस कंटेक्स्ट में कुछ पूछ रहा है। मेजरिंग इन्वॉल्व क्वांटिफिकेशन इन फाइनेंशियल टर्म्स, मुझे ये बात सही लग रही है। If an event cannot be quantified, it is recorded as a footnote. Not necessary. The measuring unit in India is rupee and paisa. Correct. एक Estimates can be used during measuring. बताओ। सर बी A पार्ट। part. A part 1 and 3, ठीक है। कोई और किसी का कुछ और आंसर लग रहा है? अब आप वहां पे आ गए केबीसी के अपने स्टेज पे कि भाई 10 लाख का क्वेश्चन है, केबीसी के अपने स्टेज, लाइफ लाइन ले के क्या ले, 50-50 करें इसमें पहले, बी पार्ट सर, बी पार्ट। 50-50 करने पहले क्या करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे कंफ्यूजन होती है, बताओ कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, उस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। सर जब अगर कोई ऐसा चीज आता है जहाँ पे समझ नहीं आता है, तो जो पता है ये नहीं उनको उड़ा दो। पहले तो ये था कि स्टेटमेंट 2 वो तो गलत है, तो जहां जहां 2 है उसको उड़ा दो। 2 इज रॉन्ग ना, सी एंड डी। 2 को तो उड़ा दो, सी एंड डी उड़ गया, अब बचा 50-50। तो फिर इस खुदा में बात खुला, विच इज क्या आंसर? सर बी तो पार्ट। आई एम गोइंग विद ए, मेरे हिसाब से ए आना चाहिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी आना चाहिए, मुझे भी समझ आ रहा है उनको डाउट क्यों हो रहा है। आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से उनका डाउट इसलिए हो रहा है कि कहीं कहीं हम एस्टिमेट भी करते हैं, कहीं कहीं हम एस्टिमेट भी करते हैं। जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी है, कंटीजेंट लायबिलिटी है, वहां पे हम एस्टिमेशन भी करते हैं। बट जहां तक मेजरमेंट की बात पर से है कि वो मॉनेटरी टर्म में नहीं है, वहां पे यूजुअली एस्टिमेशन की बात नहीं हो रही, वो इवेंट्स की बात हो रही है कि जहां पे कंटीजेंट लायबिलिटी आती है और आप तो अमाउंट प्रोविजन करना है, आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते तो एस्टिमेट यूज कर सकते हो। तो 1 and 3 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, 1, 3 and 4 भी आगे सही लग रहा है। जैसे मैंने आंसर क्या रखा है, हाँ बी इज मैंने रखा है 1, 3, तो मैं भी इसमें गलत हूँ, मैंने 1 and 3 बोला, बट 1, 3 and 4 जो बोले वो सही है। इसलिए कहीं कहीं पे हम मेजरमेंट के लिए एस्टिमेशन भी करते हैं। जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दी थी कि अगर आपको प्रोविजन करना है या आपको कंटीजेंट लायबिलिटी है, मतलब आपके खिलाफ कोर्ट केस हो गया, अब आपको लग रहा है आप केस हारोगे, अब आपको पता नहीं चल रहा कि कितना अमाउंट होगा, तो उस केस में आप क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो। सिमिलरली स्क्रैप वैल्यू के बारे में आप क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो। तो बहुत जगहों पे अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम एस्टिमेशन करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म, बट वहां पे हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता, तो यू टेक द हेल्प ऑफ एस्टिमेशन। तो 1, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं भी अपेरेंटली गलत था, बट ठीक है, वी कैन बी रॉन्ग, नो वन इज परफेक्ट। तो 1, 3 and 4 आर द करेक्ट। किसने 1, 3 and 4 बोला था? सर चौथा स्टेटमेंट समझ नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन करिए फिर से। चौथा स्टेटमेंट समझ नहीं आया? अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे हम अकाउंटिंग करते हैं ना, हम बोलते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट हो गया जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो, उनकी आप अकाउंटिंग कर देना, यही बोलते हैं। उनको आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, यही बोलते हैं। जी सर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है दोस्त, क्योंकि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्लास में हमारा चीज बात है, रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, उसके लिए क्या है, ट्रांजेक्शन है, इवेंट होना चाहिए जिसको आप मेजर करो मॉनेटरी टर्म में। इसी के अलाउड क्वेश्चन बनाया था। पहला क्वेश्चन क्या था, मेजरमेंट का मतलब क्या है, कि भाई फाइनेंशियल टर्म्स में देखो वो क्या है, क्वांटिफाई कर लो। तो बात बिल्कुल सही बात है ना। दूसरा क्या था, अगर इवेंट क्वांटिफाई नहीं हो सकता है, आप फुट नोट में लिखो, ऐसी तो बात नहीं है। अगर वो मॉनेटरी टर्म में नहीं है, क्वांटिफाई नहीं है, तो आप फुट नोट में नहीं लिखते हो, ऐसी कोई जरूरत बात नहीं है।
दूसरा क्या था, द मेजरिंग यूनिट यूज इन इंडिया इज रुपीज एंड पैसा। बिल्कुल सही बात है, इंडिया में आप INR में लिखते हो। एस्टिमेट्स कैन बी यूज ड्यूरिंग मेजरमेंट। क्या आपको अगर मेजर करना है ट्रांजेक्शन, क्या आप एस्टिमेट ले सकते हो, कैन बी यूज। ऐसे नहीं लिखा मस्ट बी यूज कि हमेशा मेजर एस्टिमेट करना है, आप यूज कर सकते हो एस्टिमेशन। कि कहीं कहीं अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, किसी इवेंट को रिकॉर्ड करना है, आपको लगता है वो फाइनेंशियल नेचर का है, बट आप मेजरमेंट के लिए आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, तो क्या आप एस्टिमेट कर सकते हो? तो आंसर इज यस। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको लेक्चर जो आपने पढ़ा है ना सर, हाँ सर उस टाइम हमने जो कंटिंजेंट एसेट्स का बोला था या मतलब लायबिलिटी का बोला था, वो हमने बोला था कि इन केस जब हम फाइनल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ट्रायल बैलेंस और या प्रॉफिट एंड लॉस, उस टाइम हम वो वहां पे हमने लिखा था इन केस फॉर एग्जांपल कोई कहीं पे केस होगा, हमें चांसेस है कि हम वो जीतेंगे तो एज एसेट यूज करेंगे, या हमें ही किसी जगह पैसा देना पड़ेगा तो वो लायबिलिटी हम पे आएगी। सर वो वहां पे हमने फिर लास्ट में लिखा था ना, जब हमने वो बैलेंस शीट एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाए थे सर, वो स्टेज मत मेजरमेंट का आता है। मेजरमेंट नहीं, पहले मेरी बात सुनो, मैं समझ गया आपका पॉइंट। हमने वो लास्ट में पढ़ा है, बट मुझे बताओ जब ये डिसाइड हो रहा है कि भाई लायबिलिटी, मेरे पास कंटीजेंट लायबिलिटी है, अब मतलब मेरे पास कोर्ट केस हो गया है, अब हम बोलते हैं कि भाई इसकी आप क्या देखते हो, उधर कंटीजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन के लिए आप क्या देखते हो कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, यही देखते हैं ना। प्रोबेबिलिटी अगर 50% से ज्यादा है तो हमें पता है केस हार है, तो मुझे तो इसको रिकॉर्ड करना है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वक्त हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको उसको डिस्क्लोज करना है, बट डिस्क्लोज के करने के लिए भी रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। होता क्या है, देखो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं या कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस होती है, वो बोलते हैं कि कोई भी कंपनी होगी उसको अपनी बैलेंस शीट के फुटनोट्स में सपोज कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाना है, अगर वो प्रोबेबल नहीं है, बट अगर वो प्रोबेबल है तो उसका प्रोविजन करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं, वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है स्टैंडर्ड्स की, कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, आपको उसको बैलेंस शीट में दिखाना है। ठीक है, वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, लास्ट में तो नहीं डालोगे ना सीधे बैलेंस शीट में। टू शो समथिंग इन द बैलेंस शीट यू नीड टू क्रिएट इट्स अकाउंट, उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो लेजर में डालने के लिए आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। समझ आई बात? वो हम बोलते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। बैलेंस शीट में दिखाओगे भाई, उसके लिए बुक्स में एंट्री तो करोगे ना। विजुअलाइज करो, टैली में बुक्स बना रहे हो तो टैली में कोई अकाउंटिंग एंट्री करोगे ना दोस्त। सर मतलब इसका कंसेप्ट का मतलब ये है कि मतलब जो कोई भी चीज बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा उसकी रिकॉर्डिंग जरूर हुई होगी। ऑब्वियसली मुझे बताओ, बैलेंस शीट बैलेंस शीट में कहाँ से बनता है? ट्रायल बैलेंस से बनता है ना। ट्रायल बैलेंस को विजुअलाइज करो, ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट होते हैं, रियल पर्सन नॉमिनल। ठीक है, रियल हम बोलते हैं रियल पर्सन भी बोलते हैं, बैलेंस शीट नॉमिनल बोलते हैं, PNL फाइन। ट्रायल बैलेंस में कहाँ से आएगा? लेजर से आएगा। लेजर में कहाँ से आएगा? जर्नल से आएगा। जर्नल कहाँ से बनेगा? रिकॉर्डिंग से बनेगा। रिकॉर्डिंग कहाँ से होगा? मेजरमेंट से होगा। मेजरमेंट के लिए मैंने एस्टिमेशन कर दी। ठीक है जी सर, थैंक यू सर, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, तो थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स, आगे चले दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग 43 मिनट्स हो गए, आई गेस इट इज 11:30 जितना मुझे लगता है। Which of the following best represents the final step of an accounting process as an information? Because art of recording class में summarizing last में क्या है? And communicating interpreting the results and communicating the results thereof. ठीक है, इंटरप्रेट करके एनालिसिस करके भाई कम्युनिकेट कर देना। तो इसमें ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा। इट इज कम्युनिकेशन ऑफ द पर्सन इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो मुझे टोकना, अदरवाइज आई होप कि आप गुड टू गो। इसमें दिखता है क्या कितने पार्टिसिपेंट है अभी? जी सर, 76 अटेंडेंट। 76 बहुत अच्छा। The P&L account shows the P&L account shows the financial position of the business. अरे यार क्या बात कर रहा है? The balance sheet shows whether the business has earned profit or incurred the loss. बताओ भाई लोगों जल्दी। उल्टा डेफिनेशन है इनका, आई गेस। नहीं वो छोड़ना, उल्टा है, हमें सिंपल क्वेश्चन पे जाना है। Which of the following is true? अरे both are false. तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? D part. Both statement 1 and 2 are incorrect. What is the class function of bookkeeping? जो बुक कीपिंग है ना, वो रिकॉर्डिंग वाला बात, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल रिक्वायरमेंट, इट इज एनालिटिकल इन नेचर। ऐसा तो नहीं है, बुक कीपिंग एनालिटिकल थोड़ी है। अरे बही खाता लिखना है यार। इट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग? नो, इट इज रूटीन इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। ठीक है, सी पार्ट वेरी गुड।
रिपीट करना है क्या? आई गेस इट्स सिंपल ना, बुक कीपिंग भी सिंपल है, द आंसर इज ऑल्सो सिंपल. इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट स्पेसिफिकली मस्ट बी अवॉइडेड? क्या अवॉइड करना चाहिए टू एंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन? इन चार में से क्या लगता है आपको, क्या अवॉइड करना चाहिए रिलायबिलिटी के लिए? भाई एरर और बायस नहीं चलेगा. ये मैनेजमेंट का बायस नहीं चलेगा कि भाई इस साल मुझे लॉस हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करूंगा. अगले साल मेरे को प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो भाई इसको कैपिटलाइज करना है तो भाई रेवेन्यू में डाल दो, बहुत प्रॉफिट है मेरे पास इस बार, टैक्स क्यों देना है. बायस नहीं आएगा भाई. आपको ये देखना है कि सही क्या है, सही गलत, मतलब वो बीच में आना नहीं चाहिए कि भाई अपना बायस बीच में नहीं आना चाहिए. इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल. इंसान मुतलिक वनाम के शहादत हर इंसान जो चाहे तो गवाही है तो पांच खिलाफी का सान, तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम द बायस. तभी वो बोलेंगे इसे रिलायबल ना पर इसे ईमान हो. आगे चले, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? आगे नो सर.